हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम EHI-01 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, EHI-01 जो है आधुनिक भारत है, जिसका टाइम पीरियड है 1857 से 1964 के बीच का इतिहास है। देखिए, आधुनिक भारत में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि EHI-01 है। देखिए, इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ EHI-01 का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, जाके देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे। तो क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे, कांग्रेस ने उनको क्यों अस्वीकार कर दिया। तो पहला है, क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे और कांग्रेस ने उनको क्यों अस्वीकार कर दिया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर का 12 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 12 नंबर में पूछने का मतलब है इसे कम से कम आप 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे और उनको कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार कर दिया। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्रिप्स के कुछ प्रस्ताव जो घोषणा पत्र के प्रारूप में शामिल थे इस प्रकार थे। तो क्रिप्स में क्या क्या प्रस्ताव थे वो देखिए। देखिए, युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद भारत को, देखिए युद्ध समाप्त होने के बाद, ये कौन सा युद्ध के बारे में बता रहा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसके बाद जो है यह किस प्रस्ताव आया था ब्रिटेन की तरफ से भारत के लोगों के लिए या यहाँ के जो राजनीतिक दल थे उसके लिए। कहा जा रहा था कि युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद भारत को पृथक होने के अधिकार सहित डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। तो यह डोमिनियन स्टेट का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो स्वतंत्र शासक तो दे दिया जाएगा, मगर हाँ कुछ विभाग जो होगा वो ब्रिटेन के हाथों में ही रहेगा। ठीक है, तो युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, ऐसा किस प्रस्ताव में कहा गया था। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। जो संविधान का निर्माण होगा उसमें देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत के भारत के जो राजनीतिक दल होंगे वो शामिल होगा। इस तरह युद्धोपरांत बनाया गया संविधान अंग्रेज सरकार द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा कि कोई भी भारतीय प्रांत यदि वह चाहे तो भारतीय संघ से बाहर रह सकेगा और इस मामले पर ब्रिटेन से सीधी बातचीत कर सकेगा। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव था जो चाहता था कि यदि कोई भारत के संघ में रहना चाहता है तो वो रहे, यदि नहीं रहना चाहता है तो वो सीधे ब्रिटेन के राजशाही या जो भी सरकार है उससे सीधे बातचीत कर पाएगा। देखिए, रक्षा और सैनिक कार्रवाइयों का वास्तविक नियंत्रण अंग्रेज सरकार के पास रहेगा। तो भारत में जो रक्षा विभाग होगा, जो भी सैनिक कार्रवाई होगा वह अंग्रेजों के हाथ में रहेगा। मगर भारतीय नेता ऐसा नहीं चाहते थे, वह स्वतंत्र राज्य और रक्षा विभाग भी खुद के पास रखना चाहते थे, वो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, तो इसको जो है नेग्लेक्ट कर दिया था या इसको अमान्य मान लिया था भारत के, अस्वीकार कर दिया था भारत के राजनेता ने। देखिए, इस घोषणा पत्र को तकरीबन सभी भारतीय पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, वह पूर्ण अधिकारों सहित उत्तरदायी सरकार और देश की रक्षा पर नियंत्रण भी चाहती थी। गांधी जी ने प्रस्तावों की उपमा एक दिवालिया बैंक के नाम काटे गए उत्तर दिनांकित चेक से दी है। तो इसमें गांधी जी ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक दिवालिया हो चुका है मगर वह चेक काट के दिया है। ठीक है, तो किसको कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाए जाने के संबंध में अंग्रेजों द्वारा एक स्पष्ट घोषणा किए जाने की मांग की और साथ ही अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के लिए 50-50 रेशियो में के आधार पर सीटों की मांग भी रखी। दलित वर्गों, सिख जो भारतीय थे, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों ने अपने अपने समुदायों के लिए रक्षा उपायों की मांगे रखी। इस तरह क्रिप्स कमीशन भारतीयों को
संतुष्ट करने में असफल रहा। ब्रिटेन ने यह सारा प्रयोग वास्तव में कोई ठोस काम करने के बजाय दुनिया को यह दिखाने के लिए ज़्यादा किया था कि वह भारतीय की भावनाओं की चिंता करता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत पर हमला करने वाली किसी भी विदेशी ताकत के साथ पूर्ण अहिंसक सहयोग करने का आह्वान किया गया, जो मई 1942 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए, राजगोपालाचारी और मद्रास के कुछ अन्य कांग्रेसियों ने एक प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास किया जिसमें कहा गया था कि अगर मद्रास सरकार उन्हें आमंत्रित करती है तो कांग्रेस को वहां मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया, परंतु इस प्रस्ताव ने यह जाहिर कर दिया कि कुछ ऐसे कांग्रेसी थे जो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे। सरकार का मतलब यहाँ हुआ कि जो ब्रिटेन की सरकार या गवर्नर जनरल थे उनके साथ सहयोग करके एक मतलब मंत्रिमंडल का गठन करना चाहते थे, जिनमें नाम था राजगोपालाचारी का। ठीक है, राजगोपालाचारी एक स्वतंत्र रास्ता अपना रहे थे। वे पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर चुके थे और कांग्रेस से आग्रह कर रहे थे कि वह युद्ध में सहयोग करे। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस को कह रहे थे कि आप सहयोग करिए ब्रिटेन सरकार का। देखिए आगे। देखिए, मई 1942 में गांधी जी ने बंबई में कांग्रेसियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने तय कर लिया है कि वे आदेशात्मक स्वर में अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहेंगे। अगर अंग्रेज नहीं मानेंगे तो वे नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इस आंदोलन को शुरू करने के बारे में बहुत से कांग्रेसी नेताओं के मन में संकोच था। नेहरू विशेष रूप से दुविधा में थे कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन से संघर्ष करे या फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष में सोवियत संघ और चीन का साथ न दे। आखिरकार नेहरू ने आंदोलन शुरू करने के पक्ष में फैसला किया। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि देखिए, कांग्रेस के मन में एक डाउट था कि यदि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई विद्रोह करते हैं या ब्रिटिश छोड़ो आंदोलन करते हैं, ऐसा नहीं है कि अदर देश भी हमारे भारत पे आक्रमण कर दे, जो सोवियत संघ चीन जैसे देश भी आक्रमण कर दे। तो उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तो क्या स्पष्ट किया वो देखिए। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की फौजें तुरंत ही भारत से चली जाए, बल्कि इसका तात्पर्य था कि अंग्रेजों द्वारा भारत की स्वतंत्रता को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। 14 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसकी पुष्टि अगस्त या अब इसे याद रखिएगा 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में की जानी थी। तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन देख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार लाया गया था 1919 या 1918 में, तो इसका एक विस्तृत जानकारी देना है या उल्लेख करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 12 नंबर का काफ़ी बार पूछा गया है। आप इसे 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने का ज़रूरत है। जिसे याद रखिएगा तो लिखने में अच्छा लगेगा। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर विचार। अब सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1918 ईस्वी में लाया गया था। देखिए, इसमें क्या क्या था वो देखिए। देखिए, द्वैध शासन की संपूर्ण धारणा एक गलत सिद्धांत पर आधारित था। देखिए, इससे पहले जो था द्वैध शासन था भारत में, जिसमें फौजदारी और जो था कर टैक्स वसूलने का काम अलग अलग करता था। फौजदारी मामला जो था वो सरकार के पास में थी, और
कर टैक्स वसूलने का जो मामला था वो सरकार के पास था, और शासन चलाने का व्यवस्था जो था यहाँ के राजाओं के पास ये हुआ करता था। ठीक है। शासन की संपूर्ण धारणा एक गलत सिद्धांत पर आधारित थी। किसी राज्य या सरकार के कार्यों को दो सर्वथा पृथक, एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र खंडों में विभाजित कर पाना बहुत कठिन है। इस तर्कहीन विभाजन से समस्या और भी जटिल हो गई। जबकि कृषि हस्तांतरित विषय था, भू राजस्व और सिंचाई सुरक्षित विषय थे। सीबी चिंतामणि ने, जो संयुक्त प्रांत में एक नए मंत्री थे, एक दिलचस्प मामले का हवाला दिया है। सन 1921 में कृषि विभाग में कृषि भूमि के विखंडन के प्रश्न पर जांच पड़ताल शुरू हुई। जब सन 1922 में रिपोर्ट पेश की गई तो यह अनुभव किया गया कि इस प्रश्न को राजस्व विभाग को देखना चाहिए था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अतः गवर्नर ने इस मामले को इस सुरक्षित विभाग को सौंप दिया। तो किसको सौंप दिया? तो राजस्व विभाग को सौंप दिया। सन 1924 में फिर यह पाया गया कि इस कार्य को एक अंश सहकारिता विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यूरोपियों और एंग्लो इंडियनों की शिक्षा मंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। इस प्रकार की पद्धति तभी कारगर हो सकती थी जब दोनों ही भागों में परस्पर विश्वास होता। देखिए, होता क्या था कि यहाँ पे जो कुछ सीट जो था वो भारतीय लोगों के पास था, कुछ सीट अंग्रेजों के पास था। दोनों में समन्वय नहीं हो पा रहा था, जिस कारण कोई भी रिपोर्ट जारी करना या कुछ भी काम करना एक सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। देखिए, जबकि मंत्रीगण अपने देशवासियों के हितार्थ थे, जो भी मंत्री भारतीय थे वो अपने देशवासियों के हित में काम करना चाहते थे, तो कार्यकारिणी के सदस्य और सामान्यतः सिविल सेवाओं के सदस्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के रक्षार्थ थे। जो भी मंत्रीगण थे, स्थानीय मंत्रीगण, वह भारत के लोगों के साथ सहयोग करना चाहते थे, उनका विकास करना चाहते थे। वहीं पे जो भी सिविल सेवा परीक्षा पास करके जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे गवर्नर, वह ब्रिटेन के हितों का रक्षा करना चाहते थे। तो दोनों में अच्छे से समन्वय नहीं हो पा रहा था। देखिए, हस्तांतरित विभागों में भी मंत्रियों का सिविल सेवाओं के अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। विभागों के सचिवों की गवर्नर तक सीधी पहुंच थी, जिसकी वजह से मंत्रियों की स्थिति प्रतिकूल हो गई थी। इसके अतिरिक्त मंत्रियों को दो मालिकों को खुश करना पड़ता था। उसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती थी, जो कि उन्हें बर्खास्त भी कर सकता था, लेकिन वे विधानसभा के प्रति भी जवाबदेह था। इनमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, तथाकथित राष्ट्र निर्माण के विभाग जो कि मंत्रियों को सौंपे गए थे, वे तभी कुछ कारगुजारी दिखा सकते थे जबकि उन्हें धन उपलब्ध हो। तो मंत्रियों को जो धन उपलब्ध था ही नहीं, तो वो कोई भी काम कैसे कर पाता था? ये सारा जो धन वाला जो काम था वह ब्रिटिश के जो गवर्नर थे उसी के पास रहता था। ठीक है। देखिए, मंत्रियों ने यह शिकायत की कि हस्तांतरित विषयों की जरूरतों पर विचार विमर्श किए बिना ही सुरक्षित विभागों को इच्छानुसार धन प्राप्त हो जाता था। देखिए आगे, भारत में परिस्थितियां साधारण योजना का स्वागत करने में अनुकूल नहीं थी। सन 1918-19 में अनावृष्टि और व्यापार में मंदी के फलस्वरूप जनता में असंतोष व्यक्त हुआ। रोलेक्ट विधेयकों में से एक विधेयक मार्च 1919 में भारतीयों के समवेत विरोध के बावजूद एक्ट बन गया। तो आप जानते ही हैं रोलेक्ट एक्ट में क्या था। इसमें ना कोई दलील ना कोई वकील, डायरेक्ट कोई आदमी को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। ठीक है। तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अन्य घटनाओं के साथ मिलकर सरकार और जनता के बीच
का संबंध तनावपूर्ण हो गया। धीरे धीरे सुधार योजना के प्रति विरोध ने कठोर होकर अस्वीकारण का रूप ले लिया। मुसलमान अंग्रेजों के तुर्की के शासक खलीफा के प्रति अंग्रेजों के कठोर रवैये से क्षुब्ध थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में खलीफा आंदोलन प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस ने प्रगतिशील अहिंसक सहयोग की नीति अपनाने का निश्चय किया। इसी के साथ चुनावों का बहिष्कार भी शुरू हुआ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था तो उसमें चुनाव भी करवाने का फैसला किया गया था, मगर ऐसा परिस्थिति आ गया था कि चुनावों का भी बहिष्कार शुरू हो गया था। ये चुनाव नवंबर 1920 में होने थे। कांग्रेस के बहिष्कार से नए संविधान को गहरी क्षति पहुंची थी। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देख लिए। तो आपको कैसा लगा? देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग को कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन होने का मतलब कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से बना पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।